नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। अभी भी रार जारी है, मामला सब जुडिस भी है, लेकिन बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है तो मुस्लिम संगठन इसकी खिलाफत करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया और कई जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 30 तारीख को एक ऐलान किया गया है कि लाइट बंद रखेंगे रात 9 बजे। कई तरह की चीज़ें हैं जो विरोध के जरिए मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते और कुछ मुस्लिम संगठन भी इन्हें गुमराह कर रहे हैं। आम मुस्लिम है, उसके हक की बात की जा रही है इस बिल के जरिए, और वो उनकी जो मोटिव है वक्फ का, यानी कि दान का, अल्लाह की के लिए दान किया जाता है, किसी भी सोशल वर्क में उसको काम लिया जाना चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। और वो मूल मकसद जिससे ये संपत्ति वक्फ की जाती है वो लागू हो सके, लोगों को का सोशल वेलफेयर की दृष्टि से उनका उत्थान हो सके। उन्होंने इनडायरेक्टली हमला भी बोला है बीजेपी के नेताओं ने कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मुस्लिम तरक्की करें और उस हालात से बाहर निकलें। तो चलिए, हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी और बुद्धिजीवी हैं। हमारे साथ विजयपाल सिंह जी हैं, भाजपा नेता। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज साहब हैं। मैं आर्को साहब आपके पास में आना चाहूँगा। सब जुडिस भी है मामला, कई संगठन भी पहुँच गए, राजनीतिक दल भी पहुँचे, कई मरतबा हम भी बहस कर चुके हैं, कानून बन गया है। अब कानून का क्या रूप रहेगा, क्या वापस आएगा या जो भी होगा, लेकिन आप लोग अभी भी लामबंद हैं। और बीजेपी कह रही है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आम मुस्लिम को या मुस्लिम नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खिलाफत नहीं है, ये आपकी तरक्की में बाधा नहीं है, आपकी तरक्की का रास्ता दिखाने वाला बिल है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है और गुमराह कर रही है तमाम उन मुसलमानों को कि जो अभी पूरी तरह से जो वफ़ के बारे में, बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं कि जो वफ़ के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं। उनको बहकाने और गुमराह करने के लिए बीजेपी ने एक अभियान चला रखा है, लेकिन इस अभियान से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि जो बीजेपी चाहती है वो सब समझ गए हैं इस बात को कि बीजेपी मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का एक फार्मूला निकाल लिया उन्होंने कि हिंदुस्तान में अगर ये वफ़ ख़त्म कर देते हैं हमारी पॉलिसी के मुताबिक, जो उनकी पॉलिसी है, बताते क्या हैं करते क्या हैं, उसके हिसाब से अगर उन्होंने करने की में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ मुसलमान पूरी तरह से, यूँ समझिए, हर तरह से उसकी बर्बादी तय है। और इस बात को मुसलमान समझ गया है। और मैं इस मामले में ये मान के चलता हूँ कि बीजेपी की जितनी भी कोशिशें हैं ये सब की सब फेल जाएगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी टेम्परेरी उन्होंने इंजेक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है, उससे ये बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी संविधान के ख़िलाफ़ ये सारे काम कर रही है, जो किसी भी कीमत पर ये नहीं हो सकता। संविधान के ख़िलाफ़ अगर कोई बिल आता है तो वो बिल भी विड्रॉ करना पड़ेगा। ये संविधान के खिलाफ कैसे हुआ? संविधान के ख़िलाफ़ कैसे हुआ? ये धारा 25, 26, 29 सब में, जो संविधान में जो हमारे को राइट्स दिए हैं, उन सब के ख़िलाफ़ है ये। तो ये संविधान के ख़िलाफ़ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से ये आर्डर भी नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट से जो भी रिलीफ मिली है वो इसीलिए मिली है कि संविधान के अंदर जो हमें मिला है हक, उसका ये पूरा एक तरीके से उल्लंघन ख़त्म ही कर रहा है। तो ये मान के चलता हूँ मैं कि जब संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये फैसला बरकरार रहेगा। अब बीजेपी बैकफुट पे आकर ये सोचने लगी है कि कहीं ऐसा हुआ तो अब वो गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी अपने आदमियों को भेजकर इस बात की कोशिश कर रही है कि वो, मतलब ये कि ये साबित करने की कोशिश करें कि साहब मुसलमान ही डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से ये ख़त्म है। तो बीजेपी के एजेंडे में पहले नहीं था ये, आपको लगता है कि ये
बीजेपी एक जागरूकता अभियान चलाएगी? नहीं, जागरूकता अभियान तो इन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया है। जब इन्होंने देखा कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया जी, तो उन्होंने अब लोगों का जहन बनाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं पौरुष भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगा। पौरुष जी, आप यानी कि आपकी पार्टी पे आरोप यह लग रहे हैं कि मुस्लिमों को ना गरीबी से बाहर निकलने दिया, ना हालात से बाहर निकलने दिया। आपने पढ़ा भी होगा कि पंचर की तरह ही पंचर लगाने तक सीमित करके रख दिया। अगर उन्हें पढ़ाते लिखाते समझ पैदा करते तो ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सीधा इनडायरेक्टली आज भी अगर हम बात करें, मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है और हालात सुधरने के लिए ना ऐसी स्थिति बनाना चाहती है और ना बनाने देना चाहती है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन देख करके मुझे नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निश्चित तौर पर हंसी आई होगी। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का कुछ साल पहले एक भाषण आया था। वो देश के युवाओं को कह रहे थे कि भाई आपको अगर रोज़गार नहीं मिलता तो आप जो है एक एक्सपेरिमेंट करो, आप सड़क के किनारे जाकर के खड़े हो जाओ, एक पतीला लेके जाओ, उसको आप उल्टा करो, उसमें एक पाइप लगाओ, उसमें से गैस निकलेगी, उसमें आप एक ठेले में चूल्हा रखो और वहाँ पर आप पकौड़े तलो, वो भी एक अपने आप में रोज़गार है। एक योगेंद्र जी होती है, गाना चला था कि भाई है ना, गैरों पे कर्म अपनों पे सितम। ये कैसे प्रधानमंत्री जी की दोहरी सोच है कि देश की बहुसंख्यक आबादी जिसका आप वोट लेते हैं उनको तो ये पकौड़े तलने की सलाह दी जा रही है, और जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो पारंपरिक रूप से पंचर बनाने का कार्य कर रहे हैं उस कार्य को छोटा बताया जा रहा है। दूसरी बात, रोजगार के मामले में भी यदि हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो दौर ध्यान है कि जब हमारी यूपी की सरकार थी उस समय स्थिति होती थी कि सरकारी कर्मचारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी अधिकारी जो IAS लेवल के अधिकारी हैं उनकी भी आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर सुर्खियां होती थी कि साहब उन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी और उन्हें जाकर के प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा पैकेज मिलता था। आज स्थिति क्या हो गई कि राजस्थान सरकार ने कल लगभग 53,000 जो है 4th ग्रेड की परीक्षा की विज्ञप्ति निकाली है। उसके अगेंस्ट में लगभग 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों के जिन्होंने MSc कर रखी थी, जिन्होंने PhD कर रखी थी, जिन्होंने MBA कर रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी के रोजगार के मामले में स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि हमारी जब सरकार थी हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज क्या स्थिति होगी कि देश की 80 करोड़ आबादी, जिसमें से मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि 70 करोड़ उसमें जरूर 25 करोड़ का तो अभी बीजेपी भी कह रही है 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देश की 140 करोड़ की आबादी में से यदि 80 करोड़ आबादी सरकारी राशन पर निर्भर हो और यदि कल सरकार किसी वजह से क्राइसिस में आ जाए या सरकार ये घोषणा कर दे कि भाई हम राशन बंद कर रहे हैं और देश की 80 करोड़ आबादी को भूखे मरने की नौबत आ जाए, तो क्या हम ऐसी सरकार को, ऐसी अर्थव्यवस्था को सफल मानेंगे? असफल मानेंगे? हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं। दूसरी बात, मैं आपको इस बिल पे आना चाहूंगा। बिल की बात चलिए, देखिए आप, ये जो बिल जो सरकार के द्वारा पेश किया गया इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें देखना पड़ेगा कि जिस समय अपने भारत में दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जब चुनाव होने प्रस्तावित थे तब 24 अगस्त 2024 को सरकार के मंत्री के द्वारा इस बिल को सदन में पेश किया गया। और उसको किस शैली में पेश किया गया, बिल पेश किया गया वो वहां तक सही है, लेकिन मंत्री के द्वारा क्या भाषण दिया गया? मंत्री ने कहा गया कि भाई, मंत्री के द्वारा कहा गया कि भाई ये वक्फ बोर्ड ने लोगों की बहुत सारी जमीनों पर कब्जे कर लिए जिससे देश के अल्पसंख्यक और देश की बहुसंख्यक आबादी दोनों पीड़ित है इससे। तो बोले हम इस बिल में ऐसा प्रावधान करने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम जो वक्फ बोर्ड ने जो लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं हम वक्फ बोर्ड से छुड़वा देंगे। और जब बिल पेश होता है तब उस समय क्या स्थिति होती है कि जिस देश के बहुसंख्यक को इस नाम पे भड़काया गया उस बहुसंख्यक के यदि कोई विवाद चल रहे होंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज को इस बिल से बाहर निकाल करके देश के बहुसंख्यक समुदाय को सिर्फ ठगने का काम किया और छलने का काम किया। और मैं आपको एक ध्यान और दिलाना चाहूंगा, 2013 में हमारी सरकार के द्वारा भी एक जो है वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी खुद उसके समर्थन में थी, JPC में समर्थन में थी और उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने वोट डाला। उस समय जब सदन पे इस बात की चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता और भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे श्री शाहनवाज हुसैन साहब ने भाषण देते हुए इस बात को कहा कि भाई सरकार से कहा ने हमारी सरकार से कहा कि आप तो हम पर यह एहसान कर दीजिए कि आपने सरकार के हमारी वक्फ बोर्ड के जिन प्रॉपर्टियों पर कब्जे हैं उनको छोड़ दीजिए। और जब आज ये बिल पेश हुआ योगेंद्र जी, तो आप देखिए क्या है, सरकार ने अपने कब्जे की संपत्तियों को रेगुलाइज कर ली, यानी सरकार वक्फ की जिन संपत्तियों को कब्जा करके बैठी है वो सब सरकार के कब्जे में यथावत चलेगी। तो आपने आम आदमी, जो कथित तौर पे आप कहते थे कि आम आदमी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, उसको हमें छोड़ दिया। आपने आम आदमी को कहा या तो कोर्टों की लड़ाई लड़ो भाई, अब से पहले जैसे लड़ते आ रहे थे। हर संपत्ति का जिला कलेक्टर के यहाँ पे बाकायदा एक म्यूटेशन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे कैसे कोई भी संपत्ति पे अगर कोई काबिज है वो उसकी कैसे हो जाएगी? देखिए, एक बात सुनिए, ऐसे तो फिर इस लिहाज से तो जो MI रोड जयपुर पे
दुकानदार लाइन से बैठे हैं। एक शोरूम वाला दे रहा है 1.5 लाख रुपए किराया महीने का, एक दे रहा है 700-800 रुपए महीने का किराया, तो वो लोग फिर मालिकाना हो जाएगा उनका ऐसे। नहीं, देखिए मैं इसी बात को आपसे कहना चाह रहा हूँ कि स्थितियाँ ये हो गई कि असल में कि सरकार कानून जो पहले से जो कानून मौजूद थे उस पर सरकार ने अमल ही नहीं करना चाहा। असल में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का जो वक्फ काउंसिल है, केंद्रीय वक्फ काउंसिल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है मुझे आप बताइए। वक्फ काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन होता है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री। जो भी केंद्र सरकार होगी उसका जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होगा वो उसका चेयरमैन होगा। उसमें अधिकतम 20 सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं वो भारत सरकार नियुक्त करती है। उसके जो सेक्रेटरी होते हैं केंद्रीय वक्फ काउंसिल के, वो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद में आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि साहब वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जे हो गए या फिर वक्फ बोर्ड ने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, दोनों स्थिति में अगर नाकामी हुई तो किसकी नाकामी हुई? केंद्रीय वक्फ काउंसिल की अगर नाकामी है, निश्चित तौर पे भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री की नाकामी है, भारत सरकार का जो उसका सेक्रेटरी जो IAS बन के बैठा है उसकी नाकामी है, और भारत सरकार के जो अधिकतम 20 सदस्य उसमें नियुक्त हैं उनकी नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी खुद की नाकामी का ठीक रहा, समाज विशेष पे पार्टी विशेष पे फोड़ना चाहिए। ऐसी राजनीति, ऐसी मानसिकता जो है देश को तोड़ने वाली है। ऐसी विपक्ष नहीं चलने देगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। चलिए, लेकिन भ्रम है या फिर आप लोगों का वाजिब विरोध है, उसका जवाब जयपाल सिंह जी हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता हैं। जयपाल जी, अभी आपने सुना जागरूकता अभियान है आप लोगों का। अब्दुल लतीफ आर्को साहब एक बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समुदाय के, काफ़ी सोशल कॉज में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और आपके साथी यहाँ बैठे हुए हैं विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं पौरुष जी। आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान का एजेंडा क्या है? अभी आपने सुना लतीफ साहब कह रहे हैं कि मजबूरी है बीजेपी की, अब जब लगने लगा कि हाथ से सब कुछ जा रहा है तो फिर अभी अभियान चला रहे हैं, पहले से तय था अभियान? नहीं, देखिए हमें 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जिस हिसाब का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाती आ रही है, आज से नहीं पहले दिन से बनाते आ रही है। जब ट्रिपल तलाक आया तो इस प्रकार का नैरेटिव बनाया गया, जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तब भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाया गया, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि इससे किसकी नागरिकता गई। आज तक वो नैरेटिव बनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि तू इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा कारवा क्यों लूटा? इसमें कारवा किसका लूट रहा है? कांग्रेस का लूट रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने मलाई खाई है। आपने देश में शासन तो आपने किया है, और 70-75 साल में आपने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, देश की मुख्य धारा में उनको आने नहीं दिया, उनमें एजुकेशन और वेलफेयर नहीं होने दिया आपने। इसलिए आपने वोट बैंक की राजनीति के तहत देश के मुसलमानों को गुमराह किया, और आज भी आप वही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि किसी गरीब मुसलमान का भला हो, केवल वोट बैंक के रूप में आपने यूज किया। इसका उदाहरण है, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया। अरे प्रॉपर्टियों पे किसने कब्जा किया? 2013 को याद कीजिए, जब यूपीए सरकार ने रात में 123 प्रॉपर्टियां लूटी, जोन्स की प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड में दे दी। अब आप अब्दुल लतीफ साहब की बात को मैं कोट करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि धारा 25 और 26 का वोलेशन है और सुप्रीम कोर्ट में फंस गई भारतीय जनता पार्टी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा, केवल जवाब मांगा है, कहीं भी वोलेशन नहीं है। माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसके तहत यह बिल आया गया है। अब आज जो विरोध चल रहा है, उस विरोध में जो PLB पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो उसने ऑब्जेक्शंस किए हैं, उन पे मैं जवाब देना चाहूंगा। वक्फ संपत्तियों पे कब्जा, ये कह रहे हैं कि ये अपने वक्फ संपत्तियों पे कब्जा कर देंगे। बिल में साफ लिखा है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टाइटल्ड है, उनमें किसी प्रकार का कब्जा या किसी प्रकार की बातचीत इस बिल में साफ लिखा हुआ, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्वायत्तता में कमी, गैर मुस्लिमों को शामिल किया, ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आज के विरोध में। अब विरोध करने वाले ये नहीं बता रहे हैं कि ये सीधा सीधा जो वक्फ बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कहां इसमें रिलीजियस मैटर आ गया? ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी का मामला है, और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट किनके साथ में? 90% हिंदुओं के साथ में। इसलिए इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है, जो किसी प्रकार के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, सीधा सीधा ये विरोध कर रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो 39 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की, उसका फायदा मुस्लिमों को क्यों नहीं मिला, वो नहीं कोई बता पा रहे हैं। तो जो विरोध करने वाले वो नैरेटिव बनाते हैं इस देश में, एक बार नहीं कई बार बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमान, आप देखिए अभी प्रधानमंत्री से बहुत सारे मुस्लिम संगठन मिले हैं, अभी आप सबने देखा वो क्यों मिले हैं? कि वास्तव में जो मुसलमान है, देश का गरीब मुसलमान है, उसको वक्फ की प्रॉपर्टियों का फायदा नहीं मिला। आप बता दीजिए वक्फ बोर्ड से कितने कॉलेज और कितने इंस्टीट्यूट बने जिससे IAS IPS बने? नहीं बता पाएंगे कांग्रेस वाले विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि इनका कारवा लूट रहा है, क्योंकि इनके पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री सीके जाफर शरीफ की जमीन कर्नाटका में, असदुद्दीन ओवैसी की तेलंगाना में 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब जो मलाई खाने वाले लोग हैं उनकी मलाई अब
छिनने वाली है और गरीब मुसलमान को इसको फायदा मिलने वाला है। इसलिए बहुत सारे, ऐसा नहीं है, ये नैरेटिव बनाने वाले लोग पहले भी बनाए, शाहीन बाग इन्होंने बनाया पहले, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। देश के मुसलमान इस बिल के साथ में है और यही बात भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान के माध्यम से गरीब मुसलमानों तक ये बात लेके जाएगी और देश के मुसलमान इस बिल के साथ में खड़े हुए हैं। जयपाल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी आपने बात कही कि प्रॉपर्टी जो है उस पर गैर मुस्लिम ज़्यादा काबिज हैं, इस वजह से गैर मुस्लिमों को 2 सदस्य इस कानून के तहत बनाए गए हैं जो डिस्पोजल करेंगे या बॉडी बनेगी। उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि क्या देवस्थान या दूसरे जो प्रॉपर्टीज हैं गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, क्या उसमें भी गैर हिंदू या किसी मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है? कोर्ट ने 2 सवाल किए हैं और जिसमें एक सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं जैसे पहले कहा कि बिल आया है और संसद में आया है, पास हुआ है। हाँ, उस समय भी चर्चा हुई थी कि इसके अंदर गैर मुस्लिम कैसे आ रहे हैं, तो उस समय चर्चा हुई और बाकायदा माननीय जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उन्होंने और अमित शाह जी ने दोनों ने क्लियर किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको धर्म से न जोड़ा जाए, ये प्रॉपर्टी और संपत्ति का मामला है। अब जहां तक आप देवस्थान विभाग की बात कर रहे हैं या हिंदू जो संघ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा धार्मिक है। इसके अंदर किसी भी मदरसे, किसी भी मस्जिद, किसी भी इमाम बाड़ा, किसी भी मुस्लिम जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है या रिलीजियस जो एक्टिविटीज है उसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं। ये बात एक बार नहीं कई बार चर्चा में की है, वो ये जेपीसी में गया है और मैं समझता हूं देश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक चर्चा होने वाला बिल है। जो कई राज्यों से 1 करोड़ सुझाव मिले, 284 ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई, तो एक दिन में बिल नहीं आया है। अब केवल वही लोग नैरेटिव बना रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जो 70 साल से मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम धर्मावलंबियों का तुष्टीकरण के तहत वोट लिया लेकिन उनको फायदा नहीं पहुंचने दिया, उनको देश की मुख्यधारा में नहीं आने दिया, और आज जब मलाई छिनने जा रही है तो इस प्रकार का नैरेटिव देश में बनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं देश के मुस्लिम लोग जो कई ऑर्गेनाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी मिले हैं, उन लोगों ने धन्यवाद दिया है और मैं समझता हूं देश का मुसलमान देश के साथ है और ये देश के लिए बिल आया और देश के मुसलमान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लतीफ साहब, एक बात कही है बीजेपी नेताओं ने, और यहां पे राजस्थान की बात करें तो मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों को अब समझने का वक्त आ गया, ये देखना चाहिए कि उनका भला कौन चाह रहा है और कौन कर रहा है। 3 तलाक का भी जिक्र किया उन्होंने कि उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। इसी तरह से अब नई ये जो कवायद है वक्फ बिल वाली कानून बन गया है, इसमें भी मुसलमानों को समझना होगा कि ये उनके तरक्की और उज्जवल भविष्य के लिए है। तो ये अभियान का मकसद ये है। मेरा ये मानना है बीजेपी झूठ बोलकर हर चीज़ को इस तरह से पेश करती है। देखिए कितना बड़ा झूठ बीजेपी बोल रही है कि 39 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि इनके फिगर हैं खुद के कि 8 लाख करोड़ हमारे पास है, जबकि 10 लाख करोड़ तो इनके पास खाली 4 स्टेट में है। सिर्फ 4 स्टेट में, मंदिरों में 4 स्टेट में, तो पूरे मुल्क में कितनी होगी? ये झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये झूठ बोल बोल करके ही सारा काम चला ले। तो ये लड़ाई आपको लगता है कि मस्जिद और मंदिर तक जाएगी अभी ये? बिल्कुल, और ये कह रहे हैं कि इसमें साथ धर्म का कोई मामला नहीं है। धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए हमारे कब्रिस्तान धार्मिक मामला है, हमारी दरगाहें धार्मिक मामला है, हमारे मस्जिदें धार्मिक मामला है, हमारे मदरसे, हमारे दारुल उलूम सब धार्मिक मामला है। ये झूठ बोल बोल करके ये बात बताना चाहते हैं कि धर्म से इसका क्या लेना देना, ये तो ज़मीन का मामला है। ये सिवाय झूठ बोलने के इनके पास कोई मामला नहीं है। अगर हमारे पास जो ज़मीनें हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहते हैं कि साहब आमदनी बहुत कम है, तो साहब ये कल कब्जा करके मुर्दों पर टैक्स लगाएंगे क्या कि यहाँ मुर्दा दफन करोगे? जब कब्रिस्तान से क्या आमदनी होगी? कल मस्जिदों पर टैक्स लगाएंगे कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, तुम्हें जोहर की नमाज के इतने पैसे, असर के इतने पैसे, मगरिब के इतने पैसे, टिकट लगाएंगे। क्या करेंगे? लतीफ साहब, दरगाहों में जाएंगे तो टिकट लगाएंगे। लतीफ साहब, गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह चुके हैं कि ना कब्रिस्तानों को खतरा है ना मस्जिदों को खतरा है। वक्फ की संपत्ति केवल दान की होती है और जहां पे अगर कब्रिस्तान है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ना किसी मस्जिद को डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से जो आश्वासन चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसके बावजूद भी फिर विरोध क्यों है? ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कतई झूठ बोल रहे हैं।
हमारे पास देश का गृह मंत्री maximum- अगर भरोसा दिला रहा है। देखिए हमारे पास मैक्सिमम जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो कब्रस्तान, दरगाह और हमारे जो है मस्जिद हैं, हमारे जो है दारुल उलूम, हमारे जो है मेडिकल अस्पताल, हमारे जो है शिक्षा के बड़े बड़े कॉलेज, वो सब हैं हमारे, और वही है हमारे पास। और है क्या हमारे पास? और ये इस तरह की बात करते हैं कि जैसे हमारे पास खाली ज़मीनें जो हैं उन पे नीयत ख़राब है गवर्नमेंट की, जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट को दबा रखी है। आज 25,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट जो खाली किराया बनता है वो नहीं दे रही है, और कहती है कि ये वक्फ वाले मुसलमानों की कोई हेल्प नहीं करते हैं, मुसलमानों का विकास नहीं करते हैं। अरे भाई विकास कहाँ से करेंगे? कब्रिस्तान से कोई कमाई होती है? मस्जिद से कोई कमाई होती है? मदरसों से कोई कमाई होती है? ऐसा नहीं, जो कमाई होती है वो किराए से होती है, उसका मैक्सिमम किराया सरकार ने दबा रखा है। अब सरकार क्या चाहती है बिल ला करके कि वो सारी प्रॉपर्टियां अपनी बना लेंगे ताकि ये हमारा जो क्लेम है ये भी खत्म हो जाए। और हम जो आज तक इस उम्मीद में हैं और हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आज नहीं तो कल वक्त आएगा, हमारी प्रॉपर्टियां हमें मिलेंगी। ये बार बार कहते हैं कि साहब दिल्ली में इतनी प्रॉपर्टियां कांग्रेस ने दे दी। अरे दे कहां से दी? वो तो थी, जबरदस्ती दबा करके बैठा है एक आदमी, और वो वापस होती है तो कहता मैंने दे दी। अरे कहां से दे दी? वो तो हमारी थी भाई, कहां से दे दी? इस तरह का झूठ बोल बोल करके ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और पब्लिक अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब बताइए, जब ये हिंदू टेंपल के अंदर मुसलमानों को नहीं ला सकते या किसी और मजहब के आदमी को नहीं ला सकते, तो इन्हें क्या हक है कि जो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर ये, और कितने आदमी ला रहे हैं? दिल्ली के अंदर 22 में से 14 गैर मुस्लिम होंगे, बताइए, मेजोरिटी इनकी है। राजस्थान के बोर्ड की बात हुई, 11 हो गए, यहाँ 2 की जगह कोई बात नहीं। अब 11 में 7 गैर मुस्लिम होंगे, फिर क्या करेंगे हम? टर्मिनल हमारा खत्म कर रहे हैं, टर्मिनल कोर्ट को, और पावर दे रहे हैं कलेक्टर को। कलेक्टर तो इनका नौकर है भाई, जो चाहेगा वो करेगा। और टर्मिनल में हमारा कोई जज बिठाया वो थोड़ी है, वो हाईकोर्ट द्वारा जज बिठाए जाते हैं, उसकी तनख्वाहें भी सरकार देती है, जैसे और कोर्ट है वैसे वो कोर्ट है। और ये कहते हैं साहब इसकी अपील नहीं होती है, कितनी बड़ी झूठ है। अरे अपील हो रही है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील हो रही है, टर्मिनल के वक्फ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, और खुद टर्मिनल वक्फ के खिलाफ फैसले करता है, और जो गलत होता है तो वो भी फैसले करता है। ये सिवाय झूठ झूठ झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि कहते हैं कि एक झूठ के बाद 100 झूठ बोलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो झूठ तो झूठ ही रहेगी ना। चले सच पौरुष थोड़ी हो जाएगी। चले, मैं एक मिनट का वक्त दूंगा क्योंकि समय कम है। पौरुष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी पूरे उसके अंदर कांग्रेस को मेन रूप से मान के चलती है कि वही मुस्लिम लीडर्स को, मुसलमानों को गुमराह कर रही है इस बिल के खिलाफ। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारा भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जो भी राजनीतिक दल होता है उसको, जैसे आप अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति आप प्रतिबद्ध होते हैं। आप हिंदू हैं तो आप है ना गीता को मानते हैं, आप है ना पुराण को मानते हैं, आप है ना रामायण को मानते हैं, आप मुस्लिम है तो आप कुरान को मानते हैं। तो ऐसे देश के हर राजनीतिक व्यक्ति को संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखे हुए शब्दों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, ऐसा जो है नैतिकता कहती है। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के साथ है, और कांग्रेस देश का संविधान इस बात को कहता है कि सरकार की नजर में, राजनीतिक पार्टियों की नजर में सभी धर्म और सभी जातियां जो है समान रूप से होती है। और देखिए कितना हास्यास्पद आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है साहब कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं आपसे योगेंद्र जी इस बात को कहना चाहूंगा कि आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को यहाँ पे बुला लीजिए और आप उसे पूछिए कि भैया ये बताओ, बोले कि 17% किसी भी राजनीतिक पार्टी को 17% लोगों के साथ होने में फायदा होता है या फिर देश के 80% लोगों के साथ होने में फायदा होता है, तो निश्चित तौर पर वो इसी बात को कहेगा कि बोले साहब 17% के साथ वाला जो आदमी है वो घाटे में जाएगा। परंतु चूंकि हम राजनीति, सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम देश की राजनीति करते हैं, हम देश के संविधान को बचाने की राजनीति करते हैं। देश का संविधान अक्षुण्ण रहेगा तो देश अक्षुण्ण रहेगा, और देश अक्षुण्ण रहेगा तो हम भी अक्षुण्ण रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी अक्षुण्ण रहेगी, और देश के सर्व समाज अक्षुण्ण रहेंगे। मैं बात कहना चाहूंगा। चलिए जयपाल जी देंगे इसका जवाब। जयपाल जी, आपने सुना, एक तो आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपके सामने अभी लतीफ साहब ने, आपने सुना भी है। बिल्कुल, मैं लतीफ साहब को कहना चाहूंगा कि लतीफ साहब ने संसद को मान रहे हैं, न राष्ट्रपति ने साइन किया उसको मान रहे हैं, न अमित शाह जी ने बोला उसको मान रहे हैं, न कलेक्टर को मान रहे हैं, कलेक्टर भी इनका नौकर है।
भाई इस देश का कानून है, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया उसके अनुसार चलेगा। आपको किसी पे विश्वास नहीं, क्योंकि आपके पास केवल शक है और शक का इलाज तो किसी हकीम लुकमान के पास में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गुमराह आप कर रहे हैं, मुसलमानों की भलाई चाहते ही नहीं है। आप जो माइनॉरिटी है, मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से जो कहते हैं कि मोदी जी ने क्या एक काम नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं, आप सीएए नहीं, आपने गुमराह किया इस देश को कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। किसके गई है नागरिकता, जरा बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2014 से जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, सबका साथ सबका विकास का केवल नारा ही नहीं दिया, उन्होंने कहा जनधन योजना में 42%, जो मोमडन बेनिफिशियरी उनकी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 31%, उज्ज्वला योजना में 37%, मुद्रा योजना में 36% और स्किल इंडिया में 22% और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 70% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से। आप केवल नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आप केवल झूठ बनाना चाहते हैं, यह देश गुमराह नहीं होना चाहता है। लतीफ साहब, आप बेनिफिशियरी, यदि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी है तो आप भूल जाइए। अब आपकी मलाई जाने वाली है। अब देश का मुसलमान समझ चुका है, आपका नेरेटिव अब चलने वाला नहीं है। देश का मुसलमान समझ गया है और भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमान का भला चाहती है। आप लोग भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी कहती है ना, अब्दुल हमीद के परिवार को हमने बुला के सम्मान किया, यासीन मलिक के परिवार का सम्मान करने वाले लोग हम कहते हैं आतंकवादियों से इसलिए देश के मुसलमान समझ चुके आपकी भलाई जाने वाली है। आज इस बिल के साथ में देश के मुसलमान खड़े, आप झूठ का नेरेटिव फैलाना चाहते हैं। इसको दिखाते हैं, सारे आतंकवादी को कॉर्पोरेट बिछाने वाले लिए दिल्ली में लॉ कॉर्पोरेट आपकी सरकार बिछाती है। हम कहते हैं कि अब्दुल हमीद हमारे लिए आदर्श है, देश के मुसलमानों के लिए, आपके लिए होगा यासीन मलिक, लेकिन आप लोग केवल इस देश में झूठा नेरेटिव फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। आपके मंसूबे कानून नहीं चलेगा, ये देश अब बाबा साहब संविधान से चलेगा। क्या काम किया इन्होंने? समय रोकना, समय हो चुका, समय माफी चाहूंगा। खैर ये बहस आखिरी बहस नहीं है, आगे भी मुझे लगता है जब तक इस पे अभी, क्योंकि कोर्ट में हियरिंग डेट भी चल रही है और सरकार से जवाब मांगा गया है, आगे जैसे चीजें होंगी, क्योंकि फिलहाल में इस वजह से आज चर्चा करना लाजमी था। एक तरफ बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध और जागरूकता दोनों के बीच अब ये मामला फंसा हुआ है और अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लेकिन आज स्टैंड कर रहा है कि कानून बना हुआ है, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।